हाय। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः. Where women are honored, divinity blossoms there. Today is 8th of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Yesterday GK questions answers हैं. Who designed the present Indian Parliament in New Delhi? The answer is British architects Sir Edwin Lutyens and Sir Herbert Baker. चार मीनार हैदराबाद बना था 1591 मोहम्मद कुलीश कुतुब शाह टू कोमेमोरेट द एंड ऑफ प्लेग. स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम था. फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो कंडक्ट हुआ था 18 ऑफ मई 1974 पोखरन राजस्थान. इंडिया का स्पाइस गार्डन केरला को बोलते हैं. मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोयाबीन का. सोयूज T-11 स्पेसक्राफ्ट का नाम है जिसमें मिस्टर राकेश शर्मा ने हिस्टोरिक ट्रिप किया था स्पेस का. आज के सवाल है, नेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हु हैव बीन अवॉर्डेड विद भारत रत्न अवार्ड. भारत रत्न अवार्ड फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन 2013 मेंस का सवाल है. रविंद्रनाथ टैगोर वॉन नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर विच बुक. बुक का नाम क्या है. आरबीआई वॉज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमीशन. किस कमीशन की रिकमेंडेशन से आरबीआई सेटअप हुआ था. फेमस एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा जी इज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट. कौन सा मूवमेंट है. ऑपरेशन फ्लड इज अ मूवमेंट रिलेटेड टू विच प्रोडक्ट इन विच स्टेट द लिविंग रूट ब्रिजेस 2014 प्रीलिम्स लिविंग रूट ब्रिजेस इज फाउंड. सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है कमेंडेबल. कमेंडेबल का मतलब है डिजर्विंग प्रेज, वो प्रेज वर्दी वर्क है. ग्लास सीलिंग, ये अक्सर वर्ड यूज होता है विमेन के कॉन्टेक्स्ट में. एक एक्नॉलेज्ड अनएक्नॉलेज्ड बैरियर आ जाता है इन एडवांसमेंट इन अ प्रोफेशन. एक ग्लास सीलिंग हो जाती है. प्रोफेशन करियर इस सीलिंग के ऊपर बढ़ नहीं पाता है. दैट इज कॉल्ड दिस ग्लास सीलिंग. ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है स्टेटेड और अपियरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरीली सो. लग तो रहा है वो ट्रू है बट जरूरी नहीं है. इंपीरियलिज्म एक पॉलिसी होती है. वर्ल्ड वॉर जो हुए थे वो एक नतीजा था इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज का. अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कोलोनाइजेशन. जैसे इंडिया को ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बना लिया था. कोलोनाइजेशन. यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स और अदर मीन्स. ये अदर मीन्स के कारण आज के डेट में आज के कॉन्टेक्स्ट में इंपीरियलिज्म का बहुत वाइड मीनिंग हो गया है. इंपीरियलिज्म कल्चर का हो सकता है, थॉट्स का हो सकता है, टेक्नोलॉजी का हो सकता है. देयर इज वाइड इंटरप्रिटेशन. स्टुपेंडस का मतलब होता है वो बहुत इंप्रेसिव है, अमेजिंग. दैट इज दिस स्टुपेंडस सक्सेस. सो दिस इज vocabulary for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं ब्रह्मपुत्रा में लोअर रीचेस पे चाइना डैम्स बनाने का प्लान कर रहा है. विल गेट टू नो. Humanities in the era of coding COVID-19 cases. This is Education Plus. आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है 8th of March. देन सावित्री बाई फुले जी के बारे में हम पढ़ेंगे. स्लो एंड स्टडी सर्वेलांस, होराइजन ऑफ सर्वेलांस. दिस इज अबाउट रेलवेज, ट्रांसपेरेंसी, ऑपरेशन रेशो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. वाई, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है. मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इतने सारे विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स अभी रन कर रहा है. विल गेट टू नो. दिस इज कडप्पा डॉक्टर ऑफर्स चेकअप फॉर ₹10 ओनली. जन औषधि, ऑल विमेन क्रू ऑफ SCI वेसल मेक्स हिस्ट्री. दिस इज एथेनॉल बायोफ्यूल. एथेनॉल चीपर देन पेट्रोल. शुगर इंडस्ट्री. आज देश में जितने भी प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं हम उनकी एक लिस्ट देखते हैं. दिस इज सीसेट और ये सीसेट के कुछ सवाल हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट. दिस इज द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, अवर रेफरेंस मटेरियल. सी, किसी भी एग्जाम को की हम तैयारी करते हैं ना तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि आप उस एग्जाम का सिलेबस देखिए. एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम किस पैटर्न पे होगा, उसका रिक्वायरमेंट क्या है. सिलेबस देखने के बाद जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो होता है उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए. इससे आपको आइडिया लग जाता है उस एग्जाम में लैंग्वेज कैसी पूछी जाती है, चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कितने सवाल आते हैं, सवाल एलिमिनेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी.
थीम समझ में आएगी, टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स पे एम्फेसाइज होता है, किन टॉपिक्स पे एम्फेसाइज नहीं होता है, ऑप्शंस आप बेटर एलिमिनेट कर पाएंगे, गेस वर्क बेटर होता है। ये सारी चीज़ें आती है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। अब सी, क्वेश्चन पेपर बहुत पुराने भी नहीं जाने हमें, 2011 टू 2019 एटलीस्ट हमें सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दिस इज नॉट इनफ, यूपीएससी और भी बहुत सारे एग्जाम्स कराती है, सीडीएस भी देख सकते हैं आप, ईपीएफओ भी देख सकते हैं, एनडीए, अलग अलग स्टेट्स अपनी स्टेट पीएससी का भी एग्जाम करता है। इन सब में आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स को आप छोड़ सकते हैं, हर साल नया होता है। बट ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आप और भी जो एग्जाम्स हैं इस टाइप के, सबके ये सवाल एक बार गो थ्रू करिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एटलीस्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत हेल्प करेगा आपको रियल एग्जामिनेशन में। ओके, सो लेट अस कम बैक टू दिस न्यूज़पेपर। फर्स्ट जो हेडलाइन है, फर्स्ट हेडलाइन है अबाउट दिस, चाइना गिव्स ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट मतलब उसको हामी मिल गई है, गो अहेड फॉर फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा, अब ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना, ये यहाँ पर इधर तिब्बत में ऐसा निकला, चाइना गया, यहाँ इसका नाम अलग होता है, फिर ये ऐसे सिंटेक्शियल बेंड आता है, सिंटेक्शियल बेंड आता है और फिर ये आ जाती है इंडिया में, और फिर इंडिया में ये जब प्लेन में आती है तो ये बनती है फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर। बट दिस रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस चाइना, दैट इज तिब्बत। एनसीईआरटी का जो ड्रेनेज चैप्टर है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल एक सवाल आता है रिवर्स पे, और इस ड्रेनेज का चैप्टर आपने पढ़ लिया तो हर साल वो आपका सवाल करेक्ट होगा। दिस इज सो गुड, एनसीईआरटी का ब्यूटीफुली रिटर्न है। अब सी, ये जैसे ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे आती है, ये दिबांग है, ये लोहित है, ये सियांग है, यहाँ पर आके इसका नाम बन जाता है ब्रह्मपुत्रा। जैसे कुछ दिन पहले हमने गंगा को देखा था, गंगा बनती है इधर यहाँ पर नीचे आके, तो ऐसे ब्रह्मपुत्रा बनी। फिर इसमें ट्रिब्यूटरीज होती है, अगर रिवर का डायरेक्शन ये है तो जो यहाँ से आ रही है, अगर हम इस साइड फेस करेंगे तो ये राइट हो गया, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर हम इस साइड रिवर के डायरेक्शन पे फेस करके खड़े होंगे तो ये लेफ्ट हुआ, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ये राइट बैंक, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है। सुबहानसरी, दिस इज भरेल, दिस इज बरनदी, दिस इज मनास, दिस इज संकोश, दिस इज तीस्ता, यहाँ पे कोपिली है, दिस इज धनश्री, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। दिस इज रिवर ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, मैस्कुलाइन है, सी इसका जो विड्थ है बहुत ज्यादा है इस पूरे असम प्लेन में, असम की इसे लाइफलाइन बोलते हैं, प्लेन्स। सो ब्रह्मपुत्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चाइना बोल रहा है कि हम यहाँ पे डैम्स बनाएंगे, ये न्यूज़ भी सितंबर में फर्स्ट पहले ब्रेक हुआ था। यूजुअली चाइना का यहाँ पे डैम्स पहले से बनाए हैं उसने। 2015 में चाइना ने यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट बनाया था जैंगमू इन तिब्बत में, और भी प्रोजेक्ट्स बनाए जैसे डैगू, जिक्सू, जियाका, ये डेवलप हुए। बट जो भी ये प्रोजेक्ट्स है ना, ये अपर ब्रह्मपुत्रा मतलब अपर जो चाइना में है, अपर और मिडिल रीच में थे। अब पहली बार चाइना इसके डाउन स्ट्रीम टूवर्ड्स इंडिया जो है यहाँ पे, वहाँ पे भी डैम्स बनाने की बात कर रहा है। यारलंग जैंगबो नाम है ब्रह्मपुत्रा का, यहाँ पर चाइना में, तिब्बत में। नया फेज है चाइना का हाइड्रो पावर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिवर, पोटेंशियल रैमिफिकेशंस हो सकते हैं फॉर इंडिया। अभी कुछ ही दिन पहले हमने ये पेनफुल डिजास्टर देखा उत्तराखंड का। डैम्स बनाना हिमालयन इकोलॉजी में वेरी वेरी डिफिकल्ट और बहुत रिस्की है। तो अब इस तरीके से जो चाइना डैम बना रहा है, तो इसमें डाउन स्ट्रीम रिवर का जो रिजीम है, पानी कितना रहता है थ्रू आउट द ईयर, वो इम्पैक्ट होगा, प्लस केसेस भी हो सकते हैं, इसमें रिस्क भी है। सो इंडिया को यहाँ पे जो एप्रीहेंशंस हैं वो जेन्युइन है। चैनलाइजिंग हाइड्रो पावर, डैम्स बोला गया कि इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्वांटिटी ऑफ ब्रह्मपुत्रा फ्लो इन रिवर ग्रेटली नहीं होगा, बिकॉज जो ब्रह्मपुत्रा एक्चुअली बन रही है ना, वो यहाँ पे बन रही है इन सब रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से। तो इस फ्लो में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, बट स्टिल चांसेस हैं यहाँ पे, वी शुड बी केयरफुल। इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश दे रहा है चाइना, इससे इंडिया अलार्म्ड है अभी। चाइना में 2021 टू 25 का 5 ईयर प्लान में इसको एम्फेसाइज किया है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं हमें ब्रह्मपुत्रा के रिवर के पानी में। चाइना फोकस कर रहा है रिन्यूएबल्स में, रिन्यूएबल कार्बन एमिशन वो बोल रहा है 2030 तक पीक होगा। 2035 तक चाइना का एक एम्बिशियस प्लान है कि वो वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बनेगा, यूएसए नहीं रहेगा, सुपर पावर स्टेटस रहेगा। और चाइना कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता है 2060। और चाइना के साथ जैसा हमारा पास्ट रिकॉर्ड रहे,
चाइना का डुबियस ट्रैक रिकॉर्ड भी है. वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल. सो दिस इज अबाउट लाइट ऑफ फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्रा. अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस महाराष्ट्र. महाराष्ट्र लीड कर रहा है, नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. ये इंडिया का मैप है. यहाँ महाराष्ट्र सी रेड नंबर ऑफ केसेस. एक केरला में केसेस बहुत ज़्यादा है. दिस इज कोविड केसेस, हाई बर्डन स्टेट्स हैं. सोशल वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है और जो नॉर्मल वैक्सीनेशन है वो भी करना है. दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. और रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमें कंडक्ट यहाँ पे शो करना है. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. ये नेक्स्ट है एजुकेशन प्लस ह्यूमैनिटीज इन द एरा ऑफ कोडिंग. सी ये हम एक वर्ड अक्सर देखते हैं दैट इज दिस पॉलीमैथ. हम ये देखते हैं कि होलजमनेस होनी चाहिए, मतलब एक कंप्लीट पिक्चर होना चाहिए. ये नहीं कि कोडिंग बहुत अच्छा है बट वो ह्यूमैनिटीज में जीरो है, सोशल साइंस की स्किल्स नहीं है, सोशोलॉजी नहीं पता, ज्योग्राफी नहीं पता, इकोनॉमिक्स नहीं पता, हिस्ट्री का कुछ नॉलेज ही नहीं है और वो एक्सट्रीमली गुड कोडर प्रोग्रामर है. नो, जो अभी वाला वर्ड है और आने वाला वर्ड है वहाँ पर कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा होगा. कन्वर्जेंस, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि आप कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे हैं बाकी में ज़ीरो हैं. यूपीएससी प्रिपरेशन में भी सिलेक्शन उनका होता है जो सारे सब्जेक्ट्स में एक रीजनेबल लेवल पे प्रिपेयर्ड होता है. ये नहीं कि कुछ सब्जेक्ट्स में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टरी कर लिया, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो जीरो है. नो, यू हैव टू बी गुड इन ऑल सब्जेक्ट्स. Humanities in the era of coding. The interdisciplinary aspect of social science and sciences will pave the way for education of the future. तो यहाँ आर्ग्यूमेंट ये है कि वर्ड जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, इंटरकनेक्टेड है. तो ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं. आपको एक बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए. कॉम्प्लेक्स वर्ड ऑफ टुमारो नीड टू बी व्यूड फ्रॉम मल्टीपल लेंसेज, पास्ट एंड फ्यूचर. इंटरेस्टिंगली सोशल साइंस एंड साइंस आर डिस्टिंक्ट एरिया जिनको एक साथ आने की जरूरत है. एज वन लाइज इन द पास्ट एंड अदर इन द फ्यूचर. पास्ट एंड फ्यूचर दोनों कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट. स्टीव जॉब्स का काफ़ी बड़ा नाम है एप्पल. टेक्नोलॉजी अलोन इज नॉट इनफ. टेक्नोलॉजी अलोन इज नॉट इनफ. इट इज टेक्नोलॉजी मैरिड विद लिबरल आर्ट्स, मैरिड विद द ह्यूमैनिटीज दैट yields us the result that make our hearts sing. This is interdisciplinary approach. See, Apple का भी I was reading in biography, I've read this, Steve Jobs. यहाँ पे क्या है कि जैसे Apple के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना इसमें फॉन्ट्स बहुत अच्छी होती है. स्टीव जॉब ने यहाँ पे बताया है कि जो फॉन्ट्स जो है ना एप्पल प्रोडक्ट्स की इतनी अच्छी क्यों हुई, बिकॉज स्टीव जॉब का इस कैलीग्राफी और इन सब में इसने एक कोर्स किया था और वो कोर्स इसको हेल्प किया कहाँ पे, टेक्नोलॉजी में. तो इसी तरह इंटरडिसिप्लिनरी होने से बहुत बड़ी हेल्प मिलती है, आपको नए नए इंसाइट्स मिलते हैं. अगर आपको हिस्ट्री अच्छे से पता है फिर आप टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, यू विल गेट बेटर इंसाइट. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज़ पता है, आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगाइए, गैजेट्स लगाइए, टेक्नोलॉजी लगाइए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. अब इस पूरे प्रोसेस में ना क्रिटिकल थिंकिंग और इमेजिनेशन इज इम्पॉर्टेंट. हमारे पास रोबोट्स हैं, हमारे पास डेटा है, उस डेटा को यूज़ कैसे करना है ये डिसाइड हम करेंगे. इसके लिए हमें कॉग्निटिव स्किल्स चाहिए. इंटरव्यूज भी जब होते हैं ना तो इंटरव्यू में नॉलेज चेक नहीं होता है. आपने प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई कर लिया है, आपका नॉलेज ठीक है. अगर आपको कोई नंबर फैक्ट कई बार पैनल पूछता है कि ये डेटा क्या है, ये डेटा क्या है, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं दैट इज़ परफेक्टली ओके. बट वहाँ क्या चेक होता है कि जो डेटा इंफॉर्मेशन पॉलिसीज़ है उसमें आपका डायरेक्शन क्या है, सोच क्या है, अप्रोच क्या है उस प्रॉब्लम को टेकल करने का. बिकॉज डेटा तो आप गूगल में ही क्लिक करो, आपको तुरंत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सामने पता लग जाएगा. बट डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा कि उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कैसे करते हो आप, आपकी अप्रोच क्या है. तो इमेजिनेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट. आइडियाज़, क्रिएटिव थिंकिंग, एनालाइज, इवेलुएट, रीजनिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट. अभी अभी कुछ ही टाइम पहले टीसीएस सीईओ का एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अब पुराना हो गया है कि प्रॉब्लम आई उसको हम सॉल्व कर रहे हैं. अभी हम जो नई चीज़ देख रहे हैं रिक्रूट्स लेने में, रिक्रूटमेंट्स में, वो ये है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी है या नहीं है. मतलब जो प्रॉब्लम दिख नहीं रही है बट है, आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो. तो इस लेवल का क्रिटिकल थिंकिंग होना ज़रूरी है. अब स्टूडेंट्स जो होते हैं उसमें ये होता है कि हम टेस्ट को ही सुप्रीम मान लेते हैं.
नंबर कितने आए, रिपोर्ट कार्ड में क्या नंबर आया, क्लास में रैंक क्या आया, वही आपका फ्यूचर बताने का, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, जबकि होता नहीं है। अक्सर जो टॉपर्स होते हैं, रिपोर्ट कार्ड उनका बड़ा एक्सेलेंट होता है, बट वो रियल लाइफ में परफॉर्म नहीं कर पाते। पर्सनल क्वालिटीज नॉट मेजर्ड बाय टेस्ट, जैसे कि सेंस ऑफ वंडर है, रिसोर्सफुलनेस है या नहीं है, अब मोटिवेशन रहता है या नहीं रहता है, क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, सेल्फ डिसिप्लिन है या नहीं है, सेंस ऑफ ब्यूटी, रिलायबिलिटी, एम्पैथी, कंपैशन, सेल्फ अवेयरनेस, स्पॉन्टेनिटी, एंथुजियाज्म, ह्यूमिलिटी होना भी ज़रूरी है, करेज, सिविक माइंड होना चाहिए, ह्यूमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खुद को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्यूरियोसिटी, डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, एंड्योरेंस, ग्रिट, क्वेश्चन आस्किंग और लीडरशिप। तो व्हाट आर दीज आर नॉट मेयर वर्ड्स, ये शब्द नहीं है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक होलजम कंप्लीट लाइफ स्टूडेंट्स का, नए जनरेशन का बनाने के लिए। तो एजुकेशन में दीज ऑल जो वर्ड्स हैं, दीज ऑल थीम्स हैं, उसको भी एनकरेज करना चाहिए। तो ह्यूमैनिटीज इन द एरा ऑफ कोडिंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स टू अ न्यू फ्यूचर, आर्ट, साइंस, रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस इज दिल्ली pandemic phase. This is about saluting the pride she holds. Saluting the pride she holds. Happy International Women's Day. दिल्ली पुलिस का ये है इनिशिएटिव सेफ्टी ऑफ वुमेन के लिए। विमेन हेल्प डेस्क है 24/7 ऑल पुलिस स्टेशन में, ऑल विमेन पेट्रोल है, सशक्ति है, हिम्मत प्लस ऐप है, विमेन हेल्पलाइन 1091, हेल्पलाइन अगेंस्ट दिस ऑप्सीन कॉल्स भी है 1096. So this is about saluting the pride she holds. 8th of March, Happy International Women's Day. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. अब सी, हम यहाँ पे एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इसमें दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट इसमें एक और जो चीज़ है वो समझना चाहिए। एम्पावरमेंट में हमारा ये माइंडसेट हो जाता है कि विमेन वीक है तो उनको एम्पावर करना ज़रूरी है, वेयर इज विमेन स्ट्रांग है, दे आर नॉट वीक। सेकेंड, हम उनको स्ट्रांग बनाएंगे, मतलब इट इज लाइक वी आर गिविंग देम परमिशन, तो दिस इज नॉट इक्वालिटी। वाई डू दे नीड एनी परमिशन? सो फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट मेकिंग विमेन स्ट्रांग, विमेन आर ऑलरेडी स्ट्रांग, इट्स अबाउट चेंजिंग द वे द वर्ल्ड परसीव दैट स्ट्रेंथ। एक फाइन डिफरेंस है इसमें अप्रोच में। इट इज अबाउट परसीव दैट स्ट्रेंथ, उस स्ट्रेंथ को हम परसीव करें। ट्राई टू एलैबोरेट दिस स्टेटमेंट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। जैसे आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखो, जो फीमेल होती है, फीमेल बायोलॉजिकली सुपीरियर होती है। यूजुअली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल की होती है वो मेन से वर्ड में 7+ है, बायोलॉजिकली सुपीरियर है। द आइडिया इज टू सेट फ्री, दे रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल। हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए, रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब ये है मिसप्लेस्ड कंसर्न, यहाँ पे बताया है जो जुडिशरी है, कोर्ट है, ओटीटी गाइडलाइंस है, ओटीटी गाइडलाइंस हैं और ओटीटी कंटेंट प्रोवाइडर रेस्पॉन्सिबली कई बार कंटेंट नहीं बनाते हैं, तो जुडिशरी को इसको कैसे देखना चाहिए। मिसप्लेस्ड कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट अलाउ आउटरेज इंडस्ट्री। जैसे ये कल्चर होता है, कई बार क्या होता है, जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं या फिर मीडिया भी है, दे जानबूझ के वो सेंसेशनलिज्म करते हैं, जानबूझ के वो कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के वो कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे आउटरेज हो। इससे क्या होता है, इससे होता है फ्री पब्लिसिटी। तो एक जो कल्चर है आउटरीच इंडस्ट्री का भी, इसको भी अननेसेसरी ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, एनकरेज नहीं करना चाहिए। टू शेप मूव टू टाइटन ओटीटी कंटेंट रेगुलेशन, ये नाम याद रखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। सेकेंड एडिटोरियल है स्लो एंड स्टेडी, इंडिया ने अभी इंग्लैंड को बीट किया, सुप्रीमेसी ओवर इंग्लैंड वॉज नॉट इन डाउट। पिछले कुछ टाइम से इंडिया का जो क्रिकेट टीम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे बड़ी बात है बेंच स्ट्रेंथ, हमारा बेंच स्ट्रेंथ, लाइक प्लेइंग 11 तो है, बट हमारे यहाँ प्लेइंग 11 में कोई इंजर होता है, नॉन अवेलेबल होता है, तो उसको जो रिप्लेस करने के लिए आ रहा है वो भी इक्वली गुड है। दिस टेल्स द स्ट्रेंथ, बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है। क्रिकेट का इकोसिस्टम वेल डेवलप्ड है, हमारे यहाँ रीजनल लेवल पे क्रिकेट होता है, फिर स्टेट लेवल पे होता है, फिर कंपटीशन, डोमेस्टिक क्रिकेट फ्लरिश कर रहा है, मेंटोर की अवेलेबिलिटी है, गाइडेंस है, जैसे राहुल द्रविड़ का भी काफ़ी ज़्यादा दिस गुड मेंटोरशिप, फाइनेंशियली वायबल भी हमने इसको बना रखा है, सो दिस इज गुड। क्रिकेट यहाँ पे सेफ हैंड्स में है। दिस इज कोमेमोरेटिंग चेंज, चेंजिंग कोमेमोरेशन, अवेयरनेस ऑफ अदर हिस्ट्रीज ऑफ स्ट्रगल,
इंडिया को ज़रूरत है दिस जो मार्च 8-10 है हमारा विमेंस डे, इसमें हम रिकॉग्नाइज करें। जैसे आप फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखना, फ्रीडम स्ट्रगल में जो हमारे मूवमेंट्स हुए थे विमेन, स्पेशली जो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसमें अंडरग्राउंड रेडियो चलाना वगैरह बहुत एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन रहा था विमेन फ्रीडम फाइटर्स का। ऐसा ही एक नाम है सावित्री बाई फुले। विमेन विमेन एम्पावरमेंट में आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। आपकी बर्थ एनिवर्सरी जनवरी 3 1831, मार्च 10 1897। बॉर्न नयगांव, ज्योतिराव फुले, सोशल रिफॉर्मर। देन आपने भिडे वडा यहाँ पे स्कूल ओपन किया। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसके अगेंस्ट, कास्ट और जेंडर इसके अगेंस्ट आपने वॉइस उठाया। देन आपने सेंटर ओपन किया बाल्यता प्रतिबंधक गृह फॉर प्रेग्नेंट रेप विक्टिम्स। आपकी जो बुक्स हैं पॉस्थ्यूमसली काव्य फुले और भवन काशी सुबोध रत्नाकर। स्टैम्प रिलीज हुआ 1998 में ऑनर में यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। पुणे में ये यूनिवर्सिटी है, इसको रीनेम किया गया है सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी इन हर ऑनर। विमेन सोशल रिफॉर्मर्स। तो कोमेमोरेट विमेन फैक्ट्री वर्कर्स के लिए 1920s में ये स्टार्ट हुआ था कि विमेन का जो कंट्रीब्यूशन है इसके लिए हमें कुछ इंटरनेशनल डेज अलॉट होने चाहिए। तो शुरू में ये हुआ था फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। फिर बाद में 1977 में इंटरनेशनल विमेन डे यूनाइटेड नेशंस ने अपनाया, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल विमेन डे 1977, और 1975 को बनाया गया था विमेंस ईयर। इसके बाद से ये डे आ गया 8 ऑफ मार्च कि इसमें हमें कोमेमोरेट करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन एवरीथिंग। अब यहाँ दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 हुआ, कोविड-19 में दो ट्रेंड्स हमने देखे। एक तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया। डोमेस्टिक वायलेंस को इमीडिएटली स्टॉप करने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट्स भी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ टू स्टॉप। देन डोमेस्टिक जो वर्क होता है, वुमेन घर पे काम कर रही है इतना, ये जीडीपी में काउंट क्यों नहीं होता? क्या ये मोनेटाइज नहीं हो सकता? वेदर इट शुड बी काउंटेड इन जीडीपी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए ह्यूज टास्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है और ह्यूज काम है। सो वेदर इट शुड बी काउंटेड इन जीडीपी। पिछले कुछ टाइम से इन दो थीम पे डिस्कशन हो रहा है। एक तो डोमेस्टिक वायलेंस को स्टॉप करना है, डोमेस्टिक वर्क को काउंट करें या नहीं जीडीपी में। रिकॉग्निशन ऑफ वर्क होना ज़रूरी है, एक डिग्निफाइड लाइफ होना ज़रूरी है, और ये बेयर मिनिमम एवरीबडीज राइट है। विमेन को भी हमें एजुकेशन पे एम्फेसाइज करना चाहिए। एजुकेशन जो होती है ना, एजुकेशन से क्या होता है, रास्ते ओपन होते हैं, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपको नया नया एक्सपोजर मिलता है, नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, एजुकेशन के बाद वर्क देना बहुत ज़रूरी है। जब फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं आप, फाइनेंशियली यू आर अर्निंग, तो ये आपको लिबरेट करता है, फ्रीडम करता है। तो वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्क कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जस्ट गेट सम वर्क। वर्क करने से बहुत ग्रोथ होती है, करियर ग्रोथ होती है, थॉट प्रोसेस बदलती है। वर्क करना अच्छी बात है, एजुकेशन एंड वर्क। सो दिस इज अबाउट commemorating change, changing commemoration. दिस इज नाउ एन एक्सपैंडेड होराइजन ऑफ सर्विलांस। यहाँ बात किया है सर्विलांस। सर्विलांस मतलब दिस निगरानी रखी जा रही है, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है। और अभी एक नया आया है, दैट इज दिस पीयर। पीयर मतलब जो कुछ हम पर्सन्स को डेजिग्नेट करेंगे, वॉलंटियर्स होंगे, वो सोशल मीडिया में अगर कोई नॉनसेंस या फिर एंटी कंट्री, एंटी स्टेट ऐसा कुछ कंटेंट है जो वॉयलेट कर रहा है हमारे सोशल नॉर्म्स को, सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है, तो ये जो वॉलंटियर्स हैं वो उसको फ्लैग करेंगे। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। जहाँ भी सिक्योरिटी कंट्री के अंदर की बात है ना, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। लॉन्च करता है साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम। इसमें सिटीजन्स रजिस्टर कर सकते हैं और वो बनेंगे साइबर क्राइम वॉलंटियर। जैसे उन्होंने देखा कोई फेक न्यूज़ आ रहा है या फिर कोई प्रोवोकेटिव ऐसा कुछ कंटेंट आ रहा है, तो ये उसको अलर्ट करेंगे, फ्लैग करेंगे, अनलॉफुल कंटेंट फ्लैगर करेंगे, और ये दिस सर्विलांस में भी स्टेट का हेल्प करेंगे। तो ये एक तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया। दिस इज लुकिंग गुड, बट द पॉइंट इज ये जो वॉलंटियर हैं इनका क्या कैपेसिटी है, क्या अथॉरिटी है, क्या एक्ट है, क्या इनका पर्सनल बायस नहीं हो सकता, प्रेजुडाइज नहीं हो सकता, इनसे अगर कुछ गलती हो गई, एरर हो गया, देन व्हाट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क के लिए ऐसे वॉलंटियर्स हायर करना, इट्स अ डबल एज्ड सॉर्ड। ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, इट कुड कॉज सिवियर डैमेज टू प्राइवेसी ऑफ पीपल।
सो ये जो चीज़ है, इस पे इसमें क्रिटिसिज्म किया है कि ओवर्ट सर्विलांस जो स्टेट का होता है और स्पेशली स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्विलांस होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। रेलवेज एंड अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सी, पहले रेलवे का बजट, यूनियन बजट सेम था, फिर एक आकवर्थ कमेटी आई, रेलवे का बजट सेपरेट किया गया, फिर 2016 या 17, 2017 कंफर्म, इससे रेलवे का बजट क्या हुआ, सेपरेट हो गया, सेपरेट फिर यूनिफाई हो गया। पहले सेपरेट था, फिर यूनिफाई हुआ, पहले यूनिफाई था, फिर आकवर्थ ने इसको सेपरेट किया और फिर वापस ये क्या हो गया, यूनिफाई हो गया। यूनिफाई हो गया मतलब जो जनरल बजट होता है उसी के साथ रेलवे बजट भी आएगा। तो रेलवेज एंड अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब जब से सिंगल बजट हो गया है, रेलवे का बजट अलग से नहीं आ रहा है, तो रेलवे का जो बुक्स हैं, रेलवे का डेटा है, नंबर्स हैं, ये स्पॉटलाइट में नहीं आ रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर। तो द पॉइंट इज, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज रेलवेज भी, अभी आप देखो कितने टाइम से रेलवेज प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। रेलवे का जो भी इनकम हो रहा है वो हो रहा है फ्रेट कॉरिडोर्स के थ्रू, माल ढुलाई से। पैसेंजर ट्रेन तो बहुत लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड चल रही हैं। तो द पॉइंट इज, ऑपरेशन जो कॉस्ट है, फाइनेंशियली ये वायबिलिटी जो है रेलवेज का, वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है। प्लस एक तरफ हम रेलवेज का भी प्राइवेटाइजेशन की बात है, कुछ ट्रेन हमने प्राइवेट ट्रेन चलाने की बात की है। ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है वो रेलवे का अप्रोच कर रहा है 100%। मतलब 100 रुपये कमाने के लिए आपको 100 रुपये खर्च भी करने पड़ रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। ऑल्दो इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं इनका तो बहुत ही वर्स्ट है। कुछ स्टार्टअप्स हैं वो 800 रुपये खर्च कर रहे हैं 100 रुपये कमाने के लिए। तो ऑपरेटिंग रेशियो, बट रेलवेज का भी 100% टच कर रहा है, विच इज़ नॉट गुड। ओवर द ईयर्स, ट्रैफिक रेवेन्यूज हैव बीन अनेबल टू कीप पेस विद द इंक्रीज इन स्टाफ कॉस्ट एंड पेंशन पेमेंट। अब सी, पैसे तो कमा लेते हैं बट उसका खर्चा भी हो जाता है। खर्चा सबसे ज़्यादा आता है स्टाफ में, स्टाफ कॉस्ट में और पेंशन सिस्टम में। जैसे पहले सिविल सर्विसेज में भी पेंशन होती थी, फिर बाद में अब ये पेंशन नहीं होती। अब आप जैसे 60 साल में रिटायर हो गए ना, तो पेंशन नहीं मिलेगी आपको। दूसरे और प्रोसीजर हैं, बट वो जो पहले वाली पेंशन सिस्टम था वो नहीं था। पहले ये था कि जो आपकी लास्ट विदड्रॉ सैलरी थी, जैसे बाद में रिटायर होते हैं तो सैलरी करीब 2.5-3 लाख रुपए हो जाती है, इसका आधा आपको एज अ पेंशन मिलता था, बट अब ये प्रोविजन इज गॉन। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज 100% रुपी स्पेंड रुपी अर्न। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2022 तक कंप्लीट होगा, क्विकली ऑपरेशनलाइज होगा, ये एक बेनिफिट हो सकता है। रोल ऑन एंड रोल ऑफ हमने देखा था, ट्रेन में ऐसे ट्रक्स हम ऐसे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, इससे एक नया एवेन्यू है रेवेन्यू जनरेशन का। सेफ्टी मीनवाइल पैरामाउंट है, जिससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। रेलवेज एंड अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन। तो अभी जो भी रेलवे का वर्क चल रहा है, इट्स ऑल दिस फ्रेट, पैसेंजर ट्रेन भी नॉर्मलाइज नहीं है अभी। साइलेंस इज अ लाई, दिस इज रीडर्स एडिटोरियल। इस जंक्शन में डिफेंड अवर हार्ड वॉन राइट्स, फ्रीडम, वी नीड टू कलेक्टिवली रेज अवर वॉइस। हेल्थ फर्स्ट, फिजिकल प्रूडेंस लेटर। यहाँ बात किया है एलपीजी सिलेंडर का। सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई 1 मई 2016 को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आईओसीएल, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल, विमेन बीपीएल ऑल स्टेट्स यूटीज के बेनिफिशियरीज हो गए, ये पार्टिसिपेंट्स थे। इसमें क्या था कि जो गैस सिलेंडर होता है वो हम सब्सिडाइज्ड रेट में यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, गैस सिलेंडर। वाई? बिकॉज जो कुकिंग होता है, विमेन एम्पावरमेंट में भी हम देखते हैं बहुत सारा टाइम ये लग जाता है कि जो फ्यूल है, एक तो उसका कॉस्ट ज़्यादा है, प्लस अगर फ्यूल एलपीजी नहीं ले रहे हैं तो वुड वगैरह कलेक्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है, प्लस धुआं जो होता है वो हेल्थ के लिए बहुत बुरा होता है। तो इसीलिए स्मोकलेस किचन के लिए उज्ज्वला स्कीम इज इम्पॉर्टेंट। डायरेक्ट इंटरवेंशन इनिशिएटिव था वुमेन ऑफ रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स का। इतने बेनिफिट हुए, फ्री एलपीजी कनेक्शंस दिया गया बीपीएल हाउस होल्ड्स को, क्लीन फ्यूल मिला, इससे हेल्थ बेटर होता है। वुड, काउडंग वगैरह से जो गैसेस से पॉल्यूशन हो रहा था वो भी बेटर होता है। ड्रजरी ऑफ कलेक्टिंग फायरवुड से सेफ होते हैं, स्मोक फ्री हाउस होता है। एम्पावर किया विमेन सिटीजन, प्रोटेक्ट देयर हेल्थ, हेल्थ इश्यूज को मिनिमाइज करना, क्लीन फॉसिल फ्यूल देना, इंडोर पॉल्यूशन को दूर करना, डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिटी ऑफ एनवायरनमेंट के लिए भी ये बेनिफिशियल था। बट अब चैलेंजेस ये आ रहे हैं कि सिलेंडर तो मिल जाता है बट उसका रिफिल करना बहुत महंगा पड़ जाता है। अफोर्डेबल, इफेक्टिव प्राइस ऑफ एलपीजी इज नॉट अफोर्डेबल फॉर सच हाउस होल्ड्स डिस्पाइट द सब्सिडी, उनको ये भी महंगा पड़ रहा है। सेकेंड, अगर सिलेंडर कॉस्टली है तो बिकॉज दूसरे सोर्सेज तो इजीली अवेलेबल है, काउडंग्स वगैरह जो लकड़ी थी, तो अभी भी ये प्रैक्टिस देखने में आया है कि वो सिलेंडर नहीं खरीद रहे हैं,
सब्सिडी के बाद भी वो वापस बैक टू बेसिक पुराने जो तरीके हैं उसी पे फॉलन हो रहे हैं, सो विच इज़ नॉट राइट। ये चैलेंजेस है। बेटर टारगेटिंग ज़रूरी है और जो लीकेजेस हैं उसको प्लग करना ज़रूरी है। इसी में ये मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उज्ज्वला तो इधर थी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। यहाँ आप इसके वेब पेज में जाओगे ना, ये 13 स्कीम्स यहाँ पे मेंशन है। ये सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है फॉर दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, विमेन हेल्पलाइन स्कीम है। उज्ज्वला, दिस इज उज्ज्वला, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। सो दिस इज उज्ज्वला। वर्किंग वुमेन हॉस्पिटल है। मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया, उज्ज्वला स्कीम कंटिन्यू रहेगी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में। एक स्वाधार गृह है विमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस के लिए। नारी शक्ति पुरस्कार है, स्त्री शक्ति पुरस्कार है, राज्य महिला सम्मान, जिला महिला सम्मान है, निर्भया फंड है, महिला पुलिस वॉलंटियर है, महिला शक्ति केंद्र है। तो ये हैं विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स। और इस स्कीम का नाम था एलपीजी वाले का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और इसका नाम है दिस उज्ज्वला। और एक और है ऐसी ही मिलती जुलती है जिसमें ये जो बल्ब होते हैं, CFL बल्ब की जगह LED बल्ब देना है। उस स्कीम का नाम बताइए, इससे मिलता जुलता नाम है उसका भी। तो सोशल इन्वेस्टमेंट विल यील्ड रिच डिविडेंड्स इन द ईयर्स अहेड थ्रू अ हेल्दियर एंड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना है, पॉपुलेशन प्रोडक्टिव बनेगी। देन दिस इज इंटरनेट डिनाइड, और ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। कडप्पा डॉक्टर ऑफर्स चेकअप्स फॉर ₹10। केवल 10 रुपए में ऐसे नूरी परवीन विंस हार्ड बाय मेकिंग मेडिकल केयर एक्सेसिबल फॉर द पुअर, हेल्पिंग हैंड। यहाँ पे ये ऐसे वर्क कर रही है। अब्दुल कलाम्स एल्डर ब्रदर डाइज एट 104 एंड दिस इज जन औषधि। मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जन औषधि इज हेल्पिंग द पुअर। प्राइम मिनिस्टर ने कहा स्कीम इज बिकमिंग द मीडियम ऑफ बोथ सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। जन औषधि कल हमने देखा था जेनेरिक मेडिसिन। ऑल विमेन क्रू है। SCI वेसल मेक्स हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम मैरीटाइम हिस्ट्री में शिप सेल हुआ है बाय ओनली विमेन ऑफिसर। ब्रेक डाउन करना है स्टीरियोटाइप, जैसे जो शिपिंग है, मैरीटाइम है, इसमें ट्रेडिशनली ऐसा कहा गया कि ये केवल मैन डोमिनेटेड है, विमेन का नहीं है। ऐसे स्टीरियोटाइप्स को यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश है। ऑल विमेन क्रू है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्वर्ण कृष्णा, MT स्वर्ण कृष्णा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, ये जो ग्लास सीलिंग है दिख नहीं रही है बट है करियर प्रोग्रेस में, इसको तोड़ने की बात है। देन वी मूव फर्दर, दिस इज ऑल वुमेन क्रू। देन दिस इज अनबीटन सर्वाइवर्स टेल देयर स्टोरीज ऑफ resilience एंड डिटर्मिनेशन। देन दिस इज स्ट्रेंथ एंड स्ट्रीट क्रेड, द फेस ऑफ होप। ये है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ डेट फंड्स। दिस इज चाइना। इंडिया चाइना को ज़रूरत है इनेबल कंडीशन करें सेटल डिस्प्यूट्स का, बाउंड्री डिस्प्यूट्स, अभी ब्रह्मपुत्रा रिवर का भी डैम का डिस्प्यूट बनने वाला है, इसको सेटलमेंट करें। चाइना वॉन्स US ओवर इट्स ताइवान स्टैंड। सऊदी लेड कोalition जेट्स पाउंड सना। यमन में अभी कुछ पीस दिख नहीं रही है। एट र्यूम इराक चर्च, पोप कॉल्स ऑन क्रिश्चियंस टू फॉरगिव। विजिट किया नॉर्दर्न इराक के parts में that were once held by IS. Message of peace, peaceful coexistence. This is Nepal Supreme Court, Swiss. Then this is Marin. She's a very good badminton player. She passed Sindhu in just 35 minutes. And this is IPL फिर से आ रहा है, IPL 2021. And this is the Hindu. Now let us come to Indian Express. इंडियन एक्सप्रेस में फर्स्ट न्यूज़ है, दिस इज इंटरनेट इम्पीरियलिज्म, दिस इज रोहिंग्या क्राइसिस, दिस इज द फ्रंट पेज। क्वारंटाइन हॉर्सेस को भी, फ्रेंड्स इन डीड, फ्रेंड्स इन डीड, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस कॉर्डियल रहे, इसको कंटिन्यू करना ज़रूरी है। अभी प्राइम मिनिस्टर का विजिट होगा बांग्लादेश में, 50th ईयर है उनका। लेट अस सी, इसमें काफ़ी सारे नए डेवलपमेंट्स और एवेन्यूज़ होने चाहिए इंडिया बांग्लादेश कोऑपरेशन का। Bangladesh is a friendly country. Safe and open EPF rate 8.5. Slower recovery है पैंडमिक का। The magic weapon, a black cat in dark room, IT rules. थोड़े दिन वेट करते हैं IT rules का। I'll share some PDF. Let's wait for some time. IT rules. This is laughing with
डिजिटल हेल्थ इक्विटी फर्स्ट है। सेकेंड लेग ऑफ बजट सेशन अभी स्टार्ट होगा। अमोनिया गैस लीक इन लखनऊ कोल्ड स्टोरेज यूनिट में, कोल्ड स्टोरेज यूनिट में। दीज आर इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। डिजास्टर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2020 में भी ऐसी काफ़ी गैसेस लीक हुआ था। हैदराबाद तरफ स्टाइरिन गैस लीक हुआ था। दिस इज गैसेस, इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स। नेपाल टॉप कोर्ट है। दिस इज प्रोटेस्टर्स। म्यांमार में सिचुएशन इज नॉट गुड। पोप फ्रांसिस। दिस इज टैक्स नोटिस एंड जीएसटी। कॉर्पोरेट इंडिया बिजनेस। ये न्यूज़ है इथेनॉल का। इथेनॉल चीपर देन पेट्रोल हो गया, तो ये स्वीट स्पॉट है फॉर शुगर इंडस्ट्री। पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, इथेनॉल को हम क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेंड करें पेट्रोल में। ऑयल मार्केटिंग फर्म सेट टू प्रोक्योर रिकॉर्ड अमाउंट टू ब्लेंड विद पेट्रोल। ओएमसीज जो हैं वो अब ब्लेंड करेगी। इसमें क्या हुआ, कुछ टाइम पहले ही हमारी ये पॉलिसी आई थी, अक्टूबर में इसको डिस्कस किया था हमने, कि 10% ब्लेंड करेंगे हम इथेनॉल पेट्रोल में। पहले ये 4 कुछ परसेंट था, 10 हो गया। 2030 तक ये 20% होगा। तो इससे क्या होगा, पेट्रोल जो है उसका अगर 10% भी कमी हुआ तो इट्स अ विन सिचुएशन। उसको हम एथेनॉल में कर सकते हैं और ये ज़्यादा एफिशिएंट भी माना जा रहा है, पॉल्यूशन भी कम करेगा। लेट अस सी। आज की डेट में पेट्रोल में 32 रुपये एक्साइज ड्यूटी लग रही है, 21 रुपीज़ इन जनरल वैट लगा रहा है स्टेट। तो इसके कारण ये पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये क्रॉस हो गया है। क्यों ना इसे जीएसटी में करें, इस बात पे भी डिबेट है। सो द क्वेश्चन फॉर यू टुडे इज प्रिपेयर अ नोट ऑन नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018। इसका एक अच्छा पीडीएफ है, मैं उसको अभी रात तक शेयर करता हूँ। बायोफ्यूल एंड जनरेशन, क्या इश्यूज हैं। बायोफ्यूल्स की भी जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे। सिग्निफिकेंस क्या है, फार्मर्स को क्या बेनिफिट होगा। बायोफ्यूल्स में जैसे शुगर या फूड वाले अगर अपन बायोफ्यूल में लगा देंगे तो इससे फूड सिक्योरिटी तो नहीं हो जाएगी कहीं, इनसिक्योरिटी। प्रोस्पेक्ट्स क्या है, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। So this is the Hindu, the Indian Express newspaper. Now let us talk about this हिंदी आर्टिकल। आज हम देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जब आप मेंस की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें हमें पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया एक टॉपिक आता है। उसका सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं आप उन सब प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अच्छे से पढ़ लो कि उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिए, क्या काम हुआ, क्या वर्क डन हुआ। आप प्राइम मिनिस्टर्स पढ़ोगे, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी 1889-1964, 15 अगस्त 1947 से मई 27 1964 तक आप प्रधानमंत्री रहे थे, देश के पहले प्रधानमंत्री। फिर गुलजारी लाल नंदा जी बने, कार्यवाहक थे। लाल बहादुर शास्त्री जी, जय जवान जय किसान। देन गुलजारी लाल नंदा जी फिर से कार्यवाहक रहे। इंदिरा गांधी जी बनी 24 1966 से 77 तक। मोरारजी देसाई आए 77 में। चरण सिंह जी आए 79 टू 80। इंदिरा गांधी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी 80 टू 84। 84 के बाद राजीव गांधी जी आए, दैट इज राजीव गांधी जी थे 84 टू 89 तक। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए 89 टू 90। चंद्रशेखर जी 90 टू 91। पीवी नरसिम्हा राव, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके टाइम पे ही 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 96 तक। फिर वाजपेयी साहब आए। फिर एचडी देवेगौड़ा। ये जो दौर था वो था कोलिशन पॉलिटिक्स का, किसी को भी क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिल रहा था, जल्दी जल्दी सरकारें बदल रही थी, 13 दिन 13 महीने ऐसा। एचडी देवेगौड़ा जी आए 97। इंद्र कुमार गुजराल जी आए 1998। व्हाट इज गुजराल डॉक्ट्राइन, कुछ ही दिन पहले बताया, व्हाट इज गुजराल डॉक्ट्राइन, आंसर। फिर वाजपेयी साहब आए 98 99, पोखरण टेस्ट भी किए हमने। फिर सेकेंड इनका टर्म आया दिस 99, और कारगिल वॉर हुआ इस टाइम पे। फिर मनमोहन सिंह जी आए 2004 टू 2014, और फिर नरेंद्र मोदी जी हैं 2014 से वर्तमान तक। तो ये सारे हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। अब हम देखते हैं कल के सीसेट के क्वेश्चंस। ये इंस्क्राइब्ड है, मतलब ये क्यूब है, क्यूब के अंदर ऐसे स्फेयर है, तो दिस इज इंस्क्राइब्ड। क्यूब को स्फीयर के अंदर रख देंगे तो वो हो जाएगा सर्कमस्क्राइब्ड। अगर इंस्क्राइब्ड है तो क्यूब का जैसे ये टोटल ए एज है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, a/2। अब इस केस में यहाँ पे हमें रेडियस निकालना है क्यूब स्फीयर का। क्यूब का अगर दिस ए है तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये वाली डायगोनल कितनी हो जाएगी, ये ए, तो दैट इज √2a। अब ये √2a है, दिस इज ए है, और अगर अपन ऐसे डायगोनल, ये ट्रांसफर्स वाला डायगोनल देखें तो ये कितना हो जाएगा, √2a, तो ये हो जाएगा √3a। तो डायगोनल हो गई √3a, तो रेडियस कितनी हो गई, दिस इज रेडियस, डायगोनल का हाफ, दैट इज √3a/2।
अब इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, रेशियो निकालेंगे 1:3। ये वॉल्यूम निकालना था, बेस लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं, एरिया L इंटू बी हो गया, इनिशियल हाइट H1 है, फाइनल हाइट H2 है, दोनों LB H1 इज इक्वल टू LB H2 हम कर देते हैं, तो इससे आ जाएगा नया वॉल्यूम V1 एंड दिस V1 एंड V1/2 इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ V1/2, 50% इंक्रीज हुआ था तो वॉल्यूम V1/2 इंक्रीज हुआ, तो नया वॉल्यूम कितना आया 3V1/2। अब हमें पता लग गया दिस इज न्यू वॉल्यूम, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो इससे H2 आ जाएगा 1.5 ऑफ H1, मतलब अगर वॉल्यूम 50% इंक्रीज हो गया है, लेंथ एंड ब्रेथ कांस्टेंट है, तो हाइट भी 50% इंक्रीज यहाँ पे हुआ है। देन यहाँ पे भी हमें बताना था वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कोन का, वॉल्यूम 2 कितना हो जाएगा जब रेडियस में 10% इंक्रीज हुआ, मतलब 1 प्लस 0.1 दैट इज 1.1 नया रेडियस हो गया, 10% बढ़ गया, तो यहाँ 1/3 आर स्क्वायर एच में डालेंगे पाई आर स्क्वायर एच में, तो उससे वैल्यू आ जाएगी दिस 1.331 ऑफ V1, दोनों V2 माइनस V1 करेंगे तो 33.1% इज द आंसर। आज हम टॉपिक देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट टाइम हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा था PRT/100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो आपने जैसे साल भर में कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, 100 रुपये था, 10 रुपये इंटरेस्ट आया, बट सिंपल इंटरेस्ट में जो सेकेंड ईयर था तो प्रिंसिपल फिर से 100 ही रह रहा था, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, अगर आपका पहले साल का इंटरेस्ट 10 आया तो अगले साल के लिए ये जो 10 इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर के लिए नया प्रिंसिपल क्या होगा 110 रुपये हो गया, तो ये चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं इसे। प्रिंसिपल P है, रेट R% पर एनम है, टाइम N ईयर्स है, अमाउंट A है। अब इसमें यूजुअली ऐसे 4 केसेस आते हैं, I've written it डायरेक्टली। अगर कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट हो रहा है तो A अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 पावर N अगर एनुअली है। क्वार्टरली है तो रेट का भी फोर्थ हो जाएगा, और जो टाइम पीरियड है 4 बार होगा, तो पहले T इज इक्वल टू 1 ईयर था, अगर क्वार्टर में हो गया है मतलब 3 ऐसे करके 4 क्वार्टर हो गए, तो नया जो टाइम पीरियड हो गया वो 4N हो जाएगा, तो 1 प्लस R/4 रेट R/4 और ये 4N। हाफ ईयरली है तो 2N 2, कंपाउंडेड मंथली है मतलब मंथ साल में 12 महीने तो R/12 और ये 12N, 12 बार ऐसे टाइम इसका चेंज होगा। ये फॉर्मूले होते हैं अमाउंट, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 पावर N। अब सवाल करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है ऑन रुपीज दिस मच, 7% पर एनम पे 4347 आया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया। ओके, ये अमाउंट था, अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल आ जाता है। ओके, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट से हम दिस कंपाउंड इंटरेस्ट सब्सट्रैक्ट करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस मच 7% एनम पे ये है, तो आपको बताना है टाइम क्या है, पीरियड। फॉर्मूले में डालिए आ जाएगा, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स ऑफ रुपीज दिस मच आफ्टर 3 ईयर्स इतना हो रहा है, आफ्टर 6 ईयर्स इतना हो रहा है, तो आप बताओ वो सम क्या है, व्हाट इज दैट प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 में 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 4 मंथ का इतना है कंपाउंडेड एनुअली, क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, 15% पर एनम है, 2 साल 4 महीने के लिए, कंपाउंडेड एनुअली, ये टाइम दिया है, प्रिंसिपल दिया है और ये रेट दिया है, कंपाउंडेड एनुअली एल। सो दीज आर 3 क्वेश्चन सी सेट फॉर टुडे। कल इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये फॉर्मूला है जो याद रखना है, एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली। दिस इज सी सेट सॉल्यूशन, प्रधानमंत्री भारत के। दिस इज अबाउट एथेनॉल, ऑल वुमेन क्रू, जन औषधि। दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद होने चाहिए। देन सावित्री बाई फुले जी, और दिस इज मिसप्लेस्ड कंसर्न, स्लो एंड स्टेडी, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ह्यूमैनिटीज इन द era of coding, multidisciplinary approach. So this is 8th of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.